सो जो लास्ट चैप्टर था वो था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में ही हमने ये समझा था कि नर्वस और एंडोक्राइन के दोनों के एक साथ काम करने के कारण ही जो बॉडी है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहता है। जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर पाते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में, कॉम्प्लीमेंट्री वे में। ठीक है, और इस प्रकार बॉडी में एक होम्योस्टेसिस हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने समझा था कि भाई बॉडी में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है और ये जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दोनों को एक साथ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पहले हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा कि कैसे जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है और जो है उसका वर्किंग क्या है। ठीक है, अब हम जो सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इंटीग्रेशन का काम करता है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बाय मीन्स ऑफ केमिकल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल्स के द्वारा ग्लैंड्स जो है केमिकल सिक्रीट करती हैं और वो कैसे केमिकल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो इंटीग्रेशन करते हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गन्स के काम को। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जो सिक्रीशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है हमें नर्वस और केमिकल सिस्टम के जो कंट्रोल होता है, जो इम्पल्सेस होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमें जो है क्या कंफ्यूज हो सकता है कि भाई केमिकल्स जो है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम था उसमें भी एक केमिकल काम कर रहा था, एसिटिल कोलाइन, जैसे कि केमिकल जो है इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हमने जिसे कहा था। तो वी कैन कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट इन द बॉडी ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ऑल्दो हम इन्हें अलग अलग समझ रहे हैं, बट दे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक, लेकिन फिर भी दोनों के काम करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले जो है हमने देखा इंट्रोडक्शन की भाई इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल इम्पल्सेस। ठीक है, इंफॉर्मेशंस। ठीक है, नर्वस इंफॉर्मेशन और केमिकल इंफॉर्मेशन। ठीक, ठीक है, तो जो मैंने जैसे आपको कहा कि नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, केमिकल कंट्रोल जिनके द्वारा किया जाता है, ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। सपोज जब किसी चीज़ से, सपोज कोई एकदम अचानक हमारे सामने कोई भयानक चेहरा आ गया या किसी ने मास्क लगा लिया और सडनली वो हमारे सामने आ गया, तो हमें क्या होता है, हम एकदम से डर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फियर वाली जो फीलिंग है वो हमें कहाँ हो रही है, वो हमें ब्रेन में फीलिंग हो रही है और उसी के कारण, उस फीलिंग के कारण देयर आर वेरियस चेंजेस इन आवर बॉडी विच हैपन्स। ठीक है, तो हमारे जो जब हम एक्साइटेड होते हैं, यदि कोई बहुत खुशी वाली चीज़ हमें जो है मिलती है तो क्या होता है, या हम बहुत एक्साइटेड किसी चीज़ के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू द रोप वे। ठीक है, तो रोप वे इज़ वेरी एडवेंचरस थिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो क्या होता है कि देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ एन हार्मोन कॉल्ड द एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हाई जिसे कहते हैं, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तब वो एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन साथ में ही हमें दूसरी फीलिंग्स होती हैं कि हम बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वी फील वेरी एक्साइटेड। तो सारी चीज़ें आर हैपनिंग टुगेदर इन अवर बॉडी। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो रही है, केमिकल सिस्टम भी काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, हमें जो एक्साइटमेंट है दैट इज अ नर्वस थिंग। ठीक, तो दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं नर्वस और केमिकल इंफॉर्मेशंस
फिर भी उनका जो वर्किंग है दिस इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो नर्वस इंफॉर्मेशन जो रहती है और केमिकल इंफॉर्मेशन रहती है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो जो नर्वस इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही फास्ट जो है, इम्पल्सेस जो होती है बहुत फास्ट होती है, इन द मिली सेकेंड्स जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली सेकेंड्स में जो है ट्रांसमिट होती है, जबकि केमिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्लोअर होती है। क्यों स्लोअर होती है? क्योंकि एक ग्लैंड केमिकल सिक्रीट करती है और वो सिक्रीट करती है ब्लड में, फिर ब्लड से होते हुए वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, और टारगेट ऑर्गन में पहुंच के क्या होता है कि कैसा है, आप सोच रहे होंगे कि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो सिर्फ टारगेट ऑर्गन तक कैसे ही पहुंचेगा जो केमिकल है वो? तो एक्चुअली में होता ये है कि जो केमिकल सिक्रीट हुआ है ग्लैंड्स के द्वारा, वो केमिकल ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड में रिलीज होके वो पूरे सर्कुलेशन में जाता है, लेकिन उस केमिकल के अगेंस्ट एक्शन वही होती है जिस ऑर्गन में उस केमिकल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन में क्या होता है कि इस केमिकल के लिए रिसेप्टर होते हैं और वो उससे जुड़ के और फिर एक्ट करते हैं। तो इन दिस वे केमिकल इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? स्लो रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड जो है जब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा तभी वो काम कर पाएगा। तो जो केमिकल इंफॉर्मेशन स्लो होती है बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करती है, जबकि नर्वस इंपल्सेस जो रहती है, इंफॉर्मेशन जो रहती है फास्ट होती है बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करती हैं। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि जो इंफॉर्मेशन है या इंपल्सेस हैं वो टारगेट ऑर्गन को डायरेक्ट पहुंचती है। सपोज जो ब्रेन से सिग्नल है वो जो रिस्पेक्टिव मसल्स है उन्हीं पे पहुंचती है और वो इस प्रकार एक्ट करते हैं। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इंपल्सेस पहुंच रही हैं, जबकि केमिकल में क्या होता है कि केमिकल रिलीज्ड इन ब्लड सर्कुलेशन एंड टारगेट ऑर्गन एक्ट अगेंस्ट दिस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली पहुंच रही है, एकदम डायरेक्ट नहीं पहुंच रही क्योंकि केमिकल तो पूरी बॉडी में रिलीज हो रहा है, लेकिन सिर्फ टारगेट ऑर्गन पे जब वो पहुंची तब वो उसके लिए एक्ट कर रहा है। तो जो केमिकल इंपल्सेस है, केमिकल इंफॉर्मेशन है, वो इनडायरेक्टली जो है हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। ठीक है, it sends as an impulse through axon of neuron at synapses। ठीक है, न्यूरॉन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये जो है एक इम्पल्स के रूप में एक्सॉन्स पे जो है भेजी जाती है और एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में सिनेप्सिस पे जो है ये ट्रांसमिट होती है और एक्सॉन्स के द्वारा ये सेंड की जाती है। ठीक है, जबकि ये जो है एज केमिकल रिलीज्ड बाय ग्लैंड्स। ठीक है, और ये जो है ये कैसे भेजी जाती है? ये केमिकल के रूप में भेजी जाती है जो कि ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इंपल्सेस होती हैं इसका जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि और इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है।
इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा तब जाके वो रिस्पॉन्स दे पाएगा, जबकि ये डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है तो जो रिस्पॉन्स है वो क्विक होता है। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस एंड केमिकल इंफॉर्मेशन या इम्पल्सेस या कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है। केमिकल में केमिकल रिलीज होता है, नर्वस में जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज होती है जो कि सिग्नल्स को पहुंचाती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पर पहुंच रही है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्गन तक नहीं है। ठीक, यहाँ पर रिस्पॉन्स जो इमीडिएट है, यहाँ रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है। ठीक है, तो ये हो गया, ये फास्ट होती है, मिली सेकेंड्स में पहुंच जाती है, और ये स्लो होती है बट ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसका रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन द नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स। तो एन ऑर्गन और टिश्यू which releases certain chemicals which are required for particular function of ठीक है, तो ये जो है ग्लैंड है। ग्लैंड की डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है, हमेशा ग्लैंड्स, ये सॉरी नॉट ग्लैंड्स, हमेशा कोई भी डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसे समझ लीजिए। ठीक है, उसका अर्थ क्या है पूरा अपनी लैंग्वेज में समझ के और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जो उसकी डेफिनेशन में सारी चीज़ें हैं वो बस आपकी लैंग्वेज में आना चाहिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर कि जैसी एक डेफिनेशन लिखी हुई है वैसी की वैसी ही आप याद करें या रटे। ठीक है, हमेशा समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप समझ गए हैं तो आप उसे फिर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, एक टिश्यू या ऑर्गन हो सकता है जो कि सर्टेन केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल जो है पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक्ट करते हैं जिसके कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है थायरॉक्सिन, वो पूरी बॉडी पे एक्ट करता है। पर्टिकुलर कुछ जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे भी एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट हार्मोन जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड। तो ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, 3 टाइप हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो कि जिनकी जो है वो डक्ट होती है जिनमें, और वो डक्ट के द्वारा या तो बॉडी सरफेस पे या फिर बॉडी कैविटी में जो है हार्मोन को सिक्रीट करती है, या उनका जो सिक्रीशन है उसे वो नॉट हार्मोन को, जो उनका जो सिक्रीशन है वो इसे रिलीज करती है। ठीक है, हार्मोन जो है जो एंडोक्राइन से सिक्रीट होता है उसे ही हम हार्मोन कहते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड रिलीज करती है, दीज आर ऑल्सो अ केमिकल बट दोज आर नॉट कॉल्ड जो है हार्मोन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनका जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू बॉडी सरफेस या बॉडी कैविटी में सिक्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल है वो है स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है बॉडी सरफेस पे। इसका एक यदि पिक्चर हम देखेंगे
ये जो है ठीक है। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है स्किन में, ठीक। तो ये जो है ये है एपिडर्मिस, ये जो है ये है डर्मिस, ठीक है। स्किन के देख रहे हैं, एंड दिस इज द ओपनिंग फॉर स्वेट ग्लैंड। तो ऐसी डिफरेंट जो हैं ओपनिंग रहती है हमारी बॉडी सरफेस पे, स्किन पे, और ये जो है ये है स्वेट ग्लैंड जो कि क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है। और जो है इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि डक्ट है, ये स्वेट ग्लैंड की डक्ट है और डक्ट के थ्रू ये जो है स्वेट को रिलीज कर रही है बॉडी सरफेस पे। इसी प्रकार सेबेशियस ग्लैंड जो होती है ऑयल को रिलीज करती है हमारे स्किन पे, और वो भी इसी प्रकार डक्ट वाली ग्लैंड होती है जिनकी डक्ट होती हैं। और सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारी ओरल कैविटी में जो है सलाइवा को रिलीज करती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनकी जो है सिक्रेशन डक्ट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और ये क्या करती हैं, इनके जो टिश्यूज रहते हैं ग्लैंड के, ये ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट रिलीज कर देती हैं हार्मोन्स को। इनके जो सिक्रीशन होता है उन्हें हम हार्मोन कहते हैं, और ये डायरेक्ट रिलीज करती है ब्लड सर्कुलेशन में, और फिर ब्लड सर्कुलेशन से जो है हार्मोन जो है वो बॉडी के सर्कुलेशन में आ जाता है। तो इसका यदि हम एक चित्र देखें तो वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये जो हैं ये टिश्यूज हैं, ये किसके टिश्यूज हैं, और ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो है ये है हमारी कैपिलरीज। ये क्या कर रही है, कैपिलरीज जब टिश्यूज में ब्लड लेके आ रही है तो क्या हो रहा है, और ये है हमारी वेन्यूल्स, ठीक। तो क्या होता है कि जब कैपिलरीज के द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है टिश्यूज में, और ये टिश्यूज क्या कर रहे हैं, ये टिश्यूज जो हैं हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली जो हार्मोन हैं उसे क्या कर रहे हैं, ब्लड में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हार्मोन जो है ये आप देख रहे हैं
एरो मैंने बनाया है, तो ये जो हार्मोन है ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहा है। और ये कैपिलरी का ब्लड जब आया और वेन्यूल्स के द्वारा ये निकल कर गया, तो क्या हो गया, जब वेन्यूल्स निकल के वेन्यूल्स में जब ब्लड आया तो वेन्यूल्स में जो ब्लड था वो हार्मोन युक्त था। ठीक है, तो वेन्यूल विद हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि उनका जो है डक्ट नहीं होती है उनकी, और वो डायरेक्ट जो अपना सिक्रीशन है ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देते हैं, तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन भी इन्हें कहते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन, क्योंकि ये जो ग्लैंड होती हैं ये बॉडी सरफेस पे सिक्रीशन नहीं करती कभी भी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड या जो है ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जो है हार्मोन को रिलीज कर देती हैं। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होती है, अच्छा डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वेरियस ग्लैंड है। एक्चुअली इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं और एंडोक्राइनोलॉजी हम करने वाले हैं। तो जो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर रोल, देयर फंक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हम रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे कि स्किन से रिलेटेड चैप्टर में हम स्वेट ग्लैंड पढ़ते हैं, सेबेशियस ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये सभी जो है इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव में आप पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द एंडोक्राइन सिस्टम। और हेटेरोक्राइन जो होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो है डिफरेंट एग्जाम्पल है, वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, तो ये जो है एड्रीनल ग्लैंड, दीज आर ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं हम एक एक करके बाद में पढ़ने वाले हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिसमें क्या होता है कि एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज करती हैं, और एक्सोक्राइन डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन करती हैं। तो मिक्स्ड का जो है पैनक्रियास, लिवर, these are all example of heterocrine gland. And also the gonads are also an example of heterocrine gland. ठीक, तो अब in this chapter we are going to study the endocrine system, और endocrine system के स्टडी को हमने क्या कहा है, एंडोक्राइनोलॉजी। और जो फिजिशियन एक्सपर्ट होते हैं इन एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज में उन्हें कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और आपको पता ही है कि आजकल जो है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डायबिटीज़ है, ठीक है, तो डिफरेंट डिजीजेस जो कि हार्मोन से इम्बैलेंस से रिलेटेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द हार्मोन्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन की सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसके मुताबिक हार्मोन क्या है? हार्मोन जो है वो एक सिक्रीशन है। किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के। क्यों सिक्रीट किए जाते हैं? इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। और फिर वो क्या करते हैं? तो फिर वो क्या करते हैं, वो ब्लड के द्वारा जो है ले जाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और फिर वो सर्टेन प्रोसेसेस को या तो एक्साइट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, और टू द गुड, फॉर द गुड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एज अ होल। तो हार्मोन क्या हुए? हार्मोन आर the
chemical messengers or biomolecules secreted by endocrine gland in response to internal or external changes in body and transported by the blood to the target organ where they stimulate or inhibit some processes for the good of the body. ठीक है, ठीक है. In other words, the hormones are chemical messengers which regulate the biological processes in an organism. ठीक है, तो हार्मोन क्या है हमने समझ लिया. हार्मोन जो है केमिकल मैसेंजर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि सिक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज. ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिए कि कुछ जो है उसके लिए एक स्टिमुलेशन ज़रूरी है जो हार्मोन को सिक्रीट कराए. ठीक, और फिर ये हार्मोन किसी और चीज़ को, किसी और प्रोसेस को या तो स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा. ठीक है, तो और ये जब इस प्रकार से जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस बन पाती है, एक बैलेंस जो है, एक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो पाता है हमारी बॉडी के लिए. जैसे कि हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा हुआ है कि होम्योस्टेसिस क्या है, एक स्टैटिक कंडीशन है, एक कांस्टेंट कंडीशन जो है हमारी बॉडी में मेंटेन रहना ज़रूरी है. एक बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वाटर बैलेंस जो है बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल तक होना चाहिए. तो इस प्रकार हर चीज़ का जो है एक महत्व है, एक कांस्टेंट लेवल उसका होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी कंटेंट हो. ठीक है, ग्लूकोज हो, मिनरल्स हो, ठीक है, मिनरल्स, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, सभी जो है हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट लेवल एक मेंटेन होना चाहिए. एक पर्टिकुलर लेवल जो है उसका एक उसकी एक जो है एक रेंज है जिसके अंदर ही जो है वो होने चाहिए. और ये जो मेंटेनेंस है ये किसके द्वारा किया जाता है, केमिकल और न्यूरल कंट्रोल के द्वारा मेंटेन किया जाता है. ठीक, तो हार्मोन जो है ये उसकी डेफिनेशन है. अब हार्मोन जो है डिस्कवरी किसने की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिस्कवरी, तो डिस्कवरी जो है विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1903 में, ठीक है, 1903 में डिस्कवरी करी थी हार्मोन की. उन्हें सबसे पहले पता लगा था कि एक्चुअली ऐसे कुछ केमिकल मैसेंजर्स हमारी बॉडी में होते हैं और उन्होंने जो है सिक्रिटिन नामक हार्मोन का पता लगाया था. उन्होंने इन जो केमिकल्स थे उनको हार्मोन नाम क्यों दिया, क्योंकि हार्मोन का मतलब होता है स्टिमुलेट करने वाला. ठीक है, लेकिन
बाद में ये पता लगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करने के साथ साथ इनहिबिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो उन्हें फर्स्ट हार्मोन पता लगा था सिक्रेटिन, वो डिओडिनल म्यूकोसा से सिक्रीट किया जाता था। सिक्रेटिन फ्रॉम डिओडिनल म्यूकोसा, और ये क्या सिक्रीट करता था, ये क्या स्टिमुलेट करता था, स्टिमुलेट्स secretion of juices from pancreas। तो पैनक्रियाटिक जूसेस को ये जो हार्मोन था वो स्टिमुलेट कर रहा था, तो इसलिए इस जो मैसेंजर्स थे, ये जो सिक्रीशंस थे, इन्होंने इसे हार्मोन नाम दे दिया, जिसका कि सिंपल अर्थ था टू स्टिमुलेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्कवरी, ये नाम याद रखिए। और जो है किस हार्मोन को इन्होंने जो है डिस्कवर किया था ये भी याद रखिए, बिकॉज इट कैन बी अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन योर पीएमटी और एआईपीएमटी एग्जाम्स। ठीक, तो ये डिस्कवरी हो गई। अब हार्मोन जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नाउ इट्स टर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, ब्लड में अपना जो सिक्रीशन है वो रिलीज कर देती है और ब्लड उसे ले जाता है पूरे सर्कुलेशन में। फिर जो टारगेट ऑर्गन रहता है उसमें हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। जब वो हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो देयर इज सम चेंज इनटू द सेल्स इन its permeability or in its enzyme activity or in its gene transcription। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लैंड्स ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ग्लैंड्स टू ब्लड, ब्लड से जब वो टारगेट ऑर्गन में गया तो रिसेप्टर के साथ change in target cell which it change in its permeability or in enzyme activity और gene transcription। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ग्लैंड से ब्लड में, ब्लड से टारगेट ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन में रिसेप्टर से हार्मोन जुड़ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हार्मोन जो है नॉन टारगेट ऑर्गन में एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉन टारगेट ऑर्गन है उनके पास उसके लिए रिसेप्टर नहीं है। तो जिसके पास इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा वहीं पे ये एक्ट करेगा। तो जब रिसेप्टर से हार्मोन जो है जुड़ता है तो वो कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है टारगेट ऑर्गन की सेल्स में, तो जिससे कि वो कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है स्टिमुलेट करता है। और वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो परमेबिलिटी हो सकती है सेल्स की, या फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी हो सकती है, या फिर वो जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक हार्मोन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो इस प्रकार से फंक्शन करता है। ठीक है, अब हम आगे जो है सेक्शन में समझेंगे कि हार्मोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती हैं। एंड टिल देन यू कैन रिवाइज दिस एंड रिमाइंड दिस।